हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टेंसर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसे ध्यान से देखिएगा, समझ में आएंगे। लेकिन इसे देखने से पहले पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि क्या हो सके, आपको प्रॉपरली समझ में आ सके। तो देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, देखते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये देखिएगा कि हमारे पास में कोई पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डैश 1 की वैल्यू है एक्स डैश 1, x1, x2, x3 अप टू xn। तो इसका मतलब यह है कि x डैश 1 कोई पॉइंट है, s डैश 1 कोई पॉइंट है, ये डैश है स्टूडेंट्स, ये 1, और इसके पॉइंट के n डायमेंशन में कोऑर्डिनेट x1, x2 अप टू xn हैं। ये चीज़ को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई सपोज कीजिएगा कोई दूसरा पॉइंट है x डैश 2, x डैश किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इक्वल टू x1, ये भी उसी n डायमेंशनल स्पेस में ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किन एक्सिस के अलोंग, हमारे पास में x1 एक्सिस के, x2 एक्सिस के, x3 एक्सिस के, xn एक्सिस के अलोंग। तो अब स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि x डैश n कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट भी उन्हीं n डायमेंशनल स्पेस के अलोंग ही क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। तो उनके कोऑर्डिनेट को, जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे लिखा 2, 3, 5, तो क्या लिख देते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास में ये x एक्सिस के अलोंग मूव करा होता है, ये स्टेप y एक्सिस के अलोंग मूव करा, और ये स्टेप z एक्सिस के अलोंग मूव करके पॉइंट जहाँ भी पहुँच जाएगा वो हमारे पास में पॉइंट की पोजीशन होगी। तो स्टूडेंट्स देखें, x n, तो हमारे पास में ये कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं। तो n पॉइंट्स को किन किन एक्सिस के अलोंग, उन्हीं एक्सिस के अलोंग हमने क्या करा, रिप्रेजेंट किया गया। तो इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखें स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करा जा सकता है x डैश 1 इक्वल टू x डैश 1 xi, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, वेयर i इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n तक ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, ये इस पॉइंट को कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x डैश 2, x डैश 2 xi। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखें, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास में जो x डैश 1 को रिप्रेजेंट करा गया था किस प्रकार से, x डैश 1, x1, x2 अप टू xn। तो x1, x2, x3 डैश xn आर कोऑर्डिनेट्स, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसे हमने कहा से, डेट एम्प्लाइज x डैश n इक्वल टू x डैश
n, और हमारे पास में क्या है ये x i। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास में कहीं पर एक आयत पॉइंट भी होगा। क्या है? आयत। ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, तो आयत पॉइंट को x डैश i से रिप्रेजेंट कर दिया, x डैश i से। तो ये क्या होगा? x डैश i, वो भी हमारे पास में इन्हीं डायमेंशंस के अलोंग क्या करा जा रहा है? रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसे भी कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकेंगे? x डैश i इक्वल टू x डैश i, और स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर दिया गया? x i। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये सारे वेक्टर्स, ये सारे पॉइंट इन जनरल इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं सारे पॉइंट्स? डेट एम्प्लाइज x डैश i इक्वल टू x डैश i x i। तो स्टूडेंट्स वेयर i की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक ली गई। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए क्या कर दिया? ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिखाए। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, जो x डैश 1 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स किस एक्सिस के अलोंग? x। अब देखें स्टूडेंट्स, x डैश x2 x3 xn के अलोंग। अब यहाँ देखें एक स्टूडेंट्स कि अगर मैं इनको लेकर के मैं ये कहूँ, सॉरी इसके लिए लेकर के मैं कहूँ कि ये एक्सिस थे। कौन कौन से एक्सिस थे? x डैश 1, दूसरा एक्सिस था x डैश 2, तीसरा एक्सिस था x डैश 3, nth एक्सिस था x डैश n। ये एक्सिस थे। क्या थे? ये एक्सिस थे। तो इस एक्सिस से मैंने क्या कर दिया, इसको कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं? s डैश i। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये s डैश i को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x डैश i के कोऑर्डिनेट x डैश i, और ये x1 x2 x3 अप टू xn। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं इसको थोड़ा सा रब करना पड़ रहा है मेरे लिए, ताकि स्पेस कम है नीचे और समझ में आ सके आपको। तो देखें टेंसर को भी रब कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेज दे रहा हूँ मैं आपको लिख करके। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास में जो है सो x डैश 1 x डैश 2 x डैश 3 अप टू x डैश n, ये वाली वैल्यू जो है क्या है? ऑल आर फंक्शन। स्टूडेंट्स मैंने फंक्शन इसलिए वर्ड यूज कर दिया क्योंकि फंक्शन को भी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। तो x डैश 1 x डैश 2 x डैश 3 अप टू x डैश n ऑल आर
transformation all are transformation of x1 x2 x3 up to xn। तो देखें x-1 x-2 x-3 up to x-n all transformation of x1 x2 x3 up to xn। Here we can say that हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एक n डायमेंशनल स्पेस को दूसरे n डायमेंशनल स्पेस में क्या कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि डेट n डायमेंशनल स्पेस, here we can say that n dimension it is transformation of n dimension, it is transformation of n dimension from one space to another n dimensional स्पेस, ये बोला जा सकता है स्टूडेंट्स इसके लिए। तो देखें इसे रब कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर मैं स्टूडेंट्स क्या करूँ, x1 x2 x3 अप टू xn की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x1 x-1 की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर पुट करूँ x' x2 x3 अप टू xn की वैल्यू इस पॉइंट के लिए, तो मेरे लिए क्या मिलेगी, जो है वो ये वैल्यू इसके लिए मिलेगी। तो देखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारे पास में ये x1 डैश सॉरी x-1 x-2 x-i x-n ये कैसे होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए हियर x-1 x-2 x-n should be सिंगल वैल्यूड। तो सिंगल वैल्यूड होने चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि x-1 की वैल्यू सपोज कीजिएगा 2x1 प्लस 3x1 इस तरीके से है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं x1 की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो देखिए x-1 की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू, और यहाँ चलो इसके लिए मैं 2 कर ले रहा हूँ। x2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 2 प्लस मैंने जो है वो 2 डायमेंशन में ही दिखाई रखी है वैल्यू, तो 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11 मेरे पास में क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो
डैश 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 वैल्यू आई। तो 1 वैल्यू है तो ये क्या हो गई, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो गया। अगर ऐसा करके हो जाता कहीं पर कि x डैश 1 इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पर स्क्वायर इक्वल टू मैंने कह दिया 4, तो ये क्या हो जाता किस तरीके से, प्लस माइनस 2। तो x डैश 1 की वैल्यू +2 भी हो सकती थी, x डैश 1 की वैल्यू -2 भी हो सकती थी। तो यहाँ पर सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे पास में जो है वो 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ कंटेन ना करे, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो देखें स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लेन किया। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। और स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे लिए कमेंट्स द्वारा ये बताइएगा कि आप लोग जो है वो क्या समझ में नहीं आ रहा है टेंसर में, तो मैं आपके लिए क्या कर सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। अभी तो टेंसर की जब डेफिनेशन दूंगा, अभी तो टेंसर जो है वो क्या नोटेशन किस प्रकार से है, वो एक चीज़ थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पर और बता दूं। मैंने अभी फंक्शन वर्ड यूज किया, तो देखें फंक्शन में आपने फंक्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक फंक्शन है f और ये वैल्यू है, यहाँ पर x वैल्यू बिलोंग कर रही है और ये वैल्यू इससे रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ f ऑफ x। तो ये जो है मेरे पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसी प्रकार से आपके पास में ये क्या हो सकता है, डबल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है, ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है। तो इस फंक्शन के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया गया x। देखिए यहाँ आपने फंक्शन में स्टडी किया होगा इसके y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया, इसके लिए इक्वल टू x इक्वल टू f ऑफ x ही नहीं रिप्रेजेंट किया गया, इसके लिए कैसे करके रिप्रेजेंट कर दिया गया, f इक्वल टू f ऑफ x। तो ये f ऑफ x जो है वो f फंक्शन को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये फंक्शन स्टूडेंट्स इस प्रकार से होता, सपोज करिएगा मैंने इस फंक्शन के लिए क्या कह दिया, मैंने इस फंक्शन के लिए x1 बोल दिया, क्या बोल दिया, x1, और ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक x1 जो फंक्शन होता वो n वैल्यूज़ पर डिपेंड करता, u1 u2 अप टू un। तो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते, x1 इक्वल टू x1 u1 u2 अप टू un। तो टेंसर जो क्या है, इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ a function which is based on n values, n valued फंक्शन है ये। तो n वैल्यूड फंक्शन है, तो n वैल्यूड क्या, u1 u2 un पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे सपोज कीजिएगा मैंने जैसे 3 डायमेंशनल फंक्शन दिखाऊं, 3 वैल्यूड पर डिपेंड, मैंने ये फंक्शन ले लिया कोई, इस फंक्शन की वैल्यू मैंने क्या दिया कि 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस z। तो x y z की वैल्यू पुट करने पर हमारे लिए क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि f इक्वल टू f ऑफ x बाई z। तो ये जो फंक्शन है वो x वेरिएबल, y वेरिएबल और z वेरिएबल का फंक्शन है, ये शो कर रहा है ये। तो देखें इस फंक्शन की वैल्यू ऐसे फंक्शन ऐसे करके डिफाइन किया जा सकता था। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को f ना मान करके मैं कह दूँ ये x1 फंक्शन है, तो x1 फंक्शन
एक्स बाई जेड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए इसलिए लिया गया कि जैसे मैं ये कहूँ कि हमारे पास में n वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है कोई फंक्शन, n वेरिएबल पर कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा है। मैंने कह दिया वो फंक्शन को f नाम ना दे करके मैंने कह दिया x नाम दे दिया और मैंने उसके लिए कह दिया x1। तो x1 x2 अप टू xn वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसके लिए इन जनरल क्या लिख सकता हूँ, x1 फंक्शन है ऑफ xi का। तो ये x1 इक्वल टू मैंने इसी करके रिप्रेजेंट कर दिया। अब सपोज करिए एक दूसरा फंक्शन है x2, तो वो x2 फंक्शन जो अब मैंने एक फंक्शन ये ले लिया x2 फंक्शन है, ये इसी पर ही नहीं रिप्रेजेंट किया गया, मैंने दूसरा फंक्शन है इसके लिए मैंने रब नहीं किया बस इसलिए। तो x2 एक फंक्शन है, तो x2 फंक्शन भी कितने वेरिएबल पर, x1 x2 अप टू xn वेरिएबल पर वेरिएबल वाला फंक्शन है। अब मैंने कह दिया एक x3 फंक्शन है, ये भी हमारे पास में n वेरिएबल वाला फंक्शन है। वो वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 x2 अप टू xn। ऐसे ही स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूँ, xn कोई फंक्शन है, क्या है xn कोई फंक्शन है xn, और वो कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास में n वेरिएबल x1 x2 अप टू xn पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आया। तो इसे टेंसर नोटेशन में कैसे लिखा जा सकता है, तो देखें xi एक फंक्शन है xi ऑफ x1 x2 अप टू xn, और स्टूडेंट्स देखें xi इज इक्वल टू xi ऑफ, ये भी क्या रिप्रेजेंट करा सकता है ऐसे, वेयर i इक्वल टू 1 to अप टू n, और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या कराया गया, मैंने अभी फंक्शन वर्ड यूज कर दिया, तो इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिखा दिएगा कि फंक्शन भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फंक्शन को जो है वो इतने जो है वो अल्फ़ाबेट्स कहाँ से लेकर के आएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। फंक्शंस को आपने देखा होगा इन जनरल किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फंक्शन के लिए ऐप से रिप्रेजेंट कर दिया गया। जैसे यहाँ पर वैल्यूज हैं x1 x2, मैंने एक फंक्शन ले लिया f फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू x1, मैंने ये फंक्शन 2 वेरिएबल है, तो x1 x2 मैंने कह दिया x1 प्लस 3x2, इस तरीके से इसी फिर इन्हीं वेरिएबल पर मैंने एक फंक्शन g डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया, g किस प्रकार से डिफाइन कर दिया गया, g एक फंक्शन है जो x1 और x2 वेरिएबल पर ही डिपेंड है, तो वो किस प्रकार से मैंने डिफाइन कर दिएगा, मैंने कह दिया sin x1 प्लस cos x2 दूसरी तरीके से डिफाइन कर दिया गया। अब मैंने कह दिया एक फंक्शन और है, मैंने h कह दिया, मैंने h ऑफ x1 x2 इन दो वेरिएबल पर भी मैंने कह दिया e टू द पावर x1 प्लस log ऑफ x2, ये फंक्शन कह दिया। अब मैंने कह दिया, अब बताओ अब मैं फोर्थ फंक्शन डिनोट करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से डिनोट करूँ, f यूज कर लिया, g यूज कर लिया, h यूज कर लिया, तो ये इन जनरल यूज करे जाते थे। तो क्या कर दिया गया, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन टेंसर ने निकाला, टेंसर की हेल्प से ही इसको मैंने इसके पहले के लिए x1 बोल दिया फंक्शन। तो ये x1 फंक्शन किन किन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया। ये टेंसर में वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तो इन पे n वेरिएबल पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ये कॉमा है स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैं कोई दूसरा फंक्शन ले लूँ, क्या कर लूँ, मैं दूसरा फंक्शन ले लूँ, तो मैंने दूसरा फंक्शन लिया, मैंने क्या दिया, उसके लिए नाम कह दिया x2, ये भी इन्हीं वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो x2 x1
x2 अप टू xn वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब मैंने कहा तीसरा फंक्शन ले लूँ, तो देखिए कितना इजी होता जा रहा है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है। यू विल नॉट हैव टू थिंक एनीथिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपके लिए सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दे रहा हूँ। जैसे फंक्शन है, एक फंक्शन f है, तो ये अगर किसी एलिमेंट x से रिलेटेड है तो इसके लिए क्या मान लिया जाता है, y। ये डोमेन कहलाता है सेट, और ये कोडोमेन कहलाता है। तो f(x) इक्वल टू y, तो ये हमारे पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। f(x) किस तरीके से होगा, f(x) इस तरीके से हो सकता है, x² माइनस 7x इस तरीके से प्लस 9, इस तरीके से कोई फंक्शन हो सकता है। तो ये देखिएगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक ही वेरिएबल पर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई फंक्शन क्या कर रहा है, कई वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए जैसे f(x) इक्वल टू y, तो f(x, y, z) इक्वल टू, मैंने सपोज कीजिएगा यहाँ पर स्मॉल w ले लिया, तो ये जो फंक्शन है वो x, y और z वैल्यूड फंक्शन है, मतलब 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब सपोज करिएगा f(x, y, z) जो है वो डिफाइंड है किस तरीके से, मैंने कह दिया x² माइनस y प्लस z³। तो ये मेरे पास में w की वैल्यू आई। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में हम इस समय जो फंक्शन से स्टडी कर रहे हैं, वो फंक्शन में क्या स्टडी कर रहा हूँ, देखिए मैंने इस फंक्शन को नाम दिया x'1। क्या नाम दिया, x'1, ये कहा मैंने। और ये ये देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, ये अगर मैं f(x) को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सिंपली f लिख करके f(x) लिखा, तो f(x) इक्वल टू सिंपली इस फंक्शन को पूरे को y ना रिप्रेजेंट करके क्या लिख दें, f ही लिख दें। तो इसी प्रकार से अगर कोई फंक्शन x' ऑफ किन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x1, x2 अप टू xn वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको सिंपली क्या लिख दिया जाएगा, x' लिख दिया गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बोलने का पैटर्न है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है x का। क्या है फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन है x का। अब जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जो मैंने इस फंक्शन f(x, y, z) को अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, f लिख दूँ, क्योंकि f लिखने का चलन है। तो f जो फंक्शन है, f देखिए ये f फंक्शन है और ये f जो है वो इस फंक्शन की क्या है, वैल्यू है। जैसे मैंने f(x) को y लिया, इस f(x) को मैं सिंपली क्या लिख सकता था, यहाँ टेंशन में क्या लिखा जा रहा है, सिर्फ f लिखा जा रहा है। आ रहा है समझ में आपके। तो ऐसे ही अगर
एफ ऑफ एक्स और बाई टू वेरिएबल पर डिपेंड फंक्शन है, तो मैंने क्या लिख दिया इसके लिए एफ। अगर कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिंपली जी। तो ये जी क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये बाई है तो ऐसे ही एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या है, एफ है। अब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर डिफाइंड है इस प्रकार से 3x माइनस 7y, तो इस f की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x माइनस 7y। तो यहाँ ये बोला जाएगा कि ये जो f है वो x कॉमा वाई का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या बोला जाएगा, f जो है वो x कॉमा वाई का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसी प्रकार से मैंने अब जो है वो मेरे पास जो फंक्शन मैंने लिया है, देखें मैं आपको समझाता हूं कि ये जो मैंने फंक्शन लिया है, इस फंक्शन को मैंने क्या नाम दिया, मैंने क्या दिया x डैश 1, फिर मैंने x डैश 2 भी नाम दिया, x डैश 3 भी नाम दिया। तो ये किन वेरिएबल पर, तो देखें x डैश 1, x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू xn वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे अभी एक फंक्शन x ये f लिया था, तो फंक्शन ये x वैल्यू इसकी किस पर डिपेंड कर रही थी, f ऑफ x पर, तो इसे y लिया था। क्या लिया था, इसे y लिया था। तो हमने हमारे पास में यहाँ पर टेंसर नोटेशन में हम इसके लिए बाई ना नाम दे करके इक्वल टू इसे बाई ना बोल करके इस टेंसर नोटेशन में एफ डैश 1 से ही इसके लिए क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर फंक्शन का नाम एफ डैश 1 है, अगर इस फंक्शन का नाम एफ डैश 2 है तो यहाँ पर भी एफ जो वैल्यू आएगी वो उसके लिए, ये तो फंक्शन हो गया एफ डैश 2 ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या होगी x डैश 2। ये स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर मैं फंक्शन के लिए किस तरह से डिनोट कर रहा हूँ x डैश 3 से, तो ये जो फंक्शन x डैश 3 है, यहाँ पर मैं x डैश 3 ले लूँ, x डैश 3 है तो ये x डैश 3 किन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x2 वेरिएबल पर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो देखें x डैश अगर मैं 3 बोल दिया तो मैं यहाँ पर बे ऑफ ये फंक्शन हो गया, जैसे f ऑफ x बोलते हैं f ऑफ x कॉमा वाई बोलेंगे, इसी को x डैश 3 इक्वल टू दिस बोलेंगे, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैं किसी जैसे z से डिनोट कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, इसके लिए जिस सिंबल से फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं उसी सिंबल से क्या करना, वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का जो है वो पैटर्न है इस टेंसर में। तो इस तरीके से अब देखें मैं आपके लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि ये जो अगर हमारे पास में f जो ये था स्टूडेंट्स x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो मैंने f ऑफ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड क्यू ये बोल दिया। तो मैंने ये बोल दिया कि ये f जो वैल्यू है वो x बाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे ही ये जो x डैश 1 वैल्यू है वो x1 x2 अप टू xn का ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब इसके लिए x डैश 1 इक्वल टू x डैश 1 ऑफ x1 x2 अप टू xn। जैसे फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, f ऑफ x कॉमा वाई लिखते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर x डैश 1 लिख दिया गया। तो इसे पढ़ते हैं f ऑफ x कॉमा वाई, इसे पढ़ेंगे x डैश 1 ऑफ
x1 x2 अप टू xn, और ये वैल्यू को मैं किसी सपोज करिएगा मैंने स्मॉल z से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जिससे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी से ही इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये चीज़ मैं आगे देखो आपके लिए बताता हूँ। तो ये सिर्फ क्या है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन को, कि अगर मैं n वैल्यूज़ का कोई फंक्शन बनाता हूँ, n फंक्शंस ले रहा हूँ, तो उन्हें n फंक्शंस, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास में n फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं? ये n फंक्शंस हैं। ये किन वैल्यूज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है? x1 x2 अप टू xn का ट्रांसफॉर्मेशन है ये, क्योंकि इस तरीके से होंगे कुछ ये x1 डैश इजिकल टू x1 प्लस 3x डैश, सॉरी यहाँ पर x1 पर, ये x2 पर डिपेंड कर रहा है, प्लस 5x3, ऐसे ही ये जो है वो मैंने कह दिया 8xn। इस तरीके से ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो x1 डैश से रिप्रेजेंट की गई है। तो ये x डैश 1 वैल्यू है, ये x डैश 2 वैल्यू है किस फंक्शन की? x डैश 2 ऑफ x1 x2 अप टू xn की। तो ये मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके, और नहीं आया तो मेरे लिए कमेंट करके क्या कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। अब देखें स्टूडेंट्स कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास में ये है x, y, z, तो इस फंक्शन की वैल्यू के लिए जैसे मैंने लिख दिया w, तो ये w, अब तो हम टेंशन नोटेशन में चलेंगे, तो w ना दे करके इस वैल्यू के लिए मैं क्या नाम दूंगा? इसे जो फंक्शन को नाम दिया गया है तो मैं उसे f कहूँगा। जैसे अगर कोई फंक्शन होता g x, y, z, तो इसको वैल्यू को मैंने सपोज कर दिया, मैंने कह दिया इस वैल्यू के लिए l बोल दिया इसकी वैल्यू के लिए, तो l ना बोल करके इसकी वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या बोलूँगा? g लिखूँगा। ऐसे ही कोई h कोई फंक्शन है, सपोज करिएगा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए मैं क्या लिखूँगा? सिंपली ये y ना लिख करके मैंने क्या कह दिया? सिंपली x कह दिया। तो बहुत से राइटर्स जो हैं वो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के लिए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं मानते हैं, तो कुछ राइटर्स जो हैं वो हमारे मैथमेटिशियंस सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के लिए भी क्या लिखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये h जो हो जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x हो जाएगा, g ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा x, y, z का, और ये f ट्रांसफॉर्मेशन है x, y, z का। तो अब देखें मैं यहाँ पर आपको जो है वो टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका। तो टोटल डिफरेंशिएशन, तो देखें टोटल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो df ओवर dt, ये स्टूडेंट्स df ओवर dt, जैसे मैं आपके लिए बताऊँ कि जैसे y इजिकल टू सपोज कीजिएगा x² प्लस 3x है, और ये कहा गया कि इसे डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? d ओवर डी एक्स ऑफ y इजिकल टू d ओवर डी एक्स ऑफ x² प्लस 3x। तो यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स ये y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अगर y x पर डिपेंड कर रहा है तो y कांस्टेंट तो है नहीं, x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज होगी, तो y कांस्टेंट नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला है? d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर n। इसे किस तरीके से रीड करते हैं? एक्स टू पावर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन n एक्स टू पावर n माइनस 1। अब ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो यहाँ पावर 1 है, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये मेरे पास में 1 इंटू 1 1 आ गया। तो यहाँ मैं आपके लिए बताऊँ कि ये y को किस तरीके से लिखा जाए। तो यहाँ मैं क्या कर दिया, मैंने इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए
डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई से डिवाइड कर दिया। ये समझाने के लिए आपके लिए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्या हो गया, इसको ले लेंगे अलग, डी ओवर डी वाई ऑफ वाई, और इसका डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं बस उस प्रकार से कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास फार्मूला ये होता डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या फार्मूला होता है, n y टू द पावर n माइनस 1, यही तो फार्मूला होता। ऐसी डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाता, 1 हो जाता। फिर तो ये मेरे पास में 1 हो गया, और ये क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू, ये 1 हो गया इंटू 1 इजिकल टू 2x प्लस 3। तो ये क्या निकल करके आया, डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 3 निकल करके आया। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि अगर मैं जैसे y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, और ये पता है मेरे लिए कि y ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए किस तरीके से लिख दिया गया, डी वाई ओवर डी एक्स क्या करा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स और ये दोनों सेम मीनिंग्स दे रहे हैं। तो हम देखते हैं आगे। तो टोटल डिफरेंशिएशन के केस में मैंने आपको जो है वो ये चीज़ इसलिए बताई कि मेरे पास जब d ओवर डी टी है ऑफ f, तो f को मैं ये क्या लिख दूंगा, डी एफ ओवर डी टी जो है वो लिखा जा सकता है। तो देखें टोटल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से डिफाइंड है। तो स्टूडेंट्स आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में स्टूडेंट्स जब हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x के अलावा सारी वेरिएबल्स के लिए क्या करा जाएगा, कांस्टेंट एज्यूम करा जाता है। तो देखें डी एफ ओवर डी टी, ये टोटल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर लिया पार्शियल, और डी एक्स ओवर डी टी प्लस डेल एफ ओवर इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, एफ का, और डी वाई ओवर डी टी प्लस डेल एफ ओवर जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और डी जेड ओवर डी टी। तो ये स्टूडेंट्स हमने लिख दिया। तो अब हम क्या कर दें कि ये जो डी टी है यहाँ पर, तो इसे लिखने का पैटर्न ये है टोटल डिफरेंशिएशन के लिए डी एफ। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो डी एक्स ही सिर्फ क्या कर दिया, डी टी से हम ये मान लें कि डी टी सब में कॉमन लेकर के और डी टी से ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन बोलते नहीं हैं ऐसा कि कैंसिल आउट हुआ, लेकिन सिर्फ बस डी एफ ओवर डी टी को ये लिखने का तरीका है ये कि हमारे पास में डी एफ ओवर डी टी जो है वो क्या लिख दिया गया, डी एफ लिख दिया गया इस डिफरेंशिएशन को सिंपली। अब डिफरेंशिएशन को कई तरीके से लिखा जा सकता है, डी एफ ओवर डी टी लिखा गया है, डी एफ से इसी के लिए बहुत सी जगह पर डी एफ से कहीं पर लिख दिया गया है। तो हमारे पास में बहुत सी जगह एफ डैश करके लिख दिया गया है इसके लिए। तो बहुत सी जगह पर हमारे पास में इस तरीके से क्या कराया गया है, डिनोट करके लिख दिया गया है। तो इसके लिए क्या लिख दिया गया, डी एफ लिख दिया गया। तो ऐसे ही इसके लिए क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे प्लस डेवर एक्स ओवर डेवर वाई डी वाई, डेल बोल दो या इसके लिए स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, ये डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू डी जेड। तो ये बोल दिया गया। अब ये चीज़ मैंने आपके लिए एक छोटे से फंक्शन पर लेकर के आपके लिए क्या बताई, अप्लाई करके दिखाई, क्योंकि ये इस फंक्शन की ये एफ क्या है, वैल्यू है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर
इन फंक्शंस पर क्या कर रहा हूँ, अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये फंक्शंस हैं x1 डैश x डैश 1, तो यहाँ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इसी को टैली कर लूँगा। देखो मैंने ये वैल्यू f क्या लिखा, df, तो x1 डैश को क्या लिख दूंगा, dx डैश 1। क्लियर? आगे देखिएगा इसके लिए। फिर मैंने क्या करा, डेवर x डैश 1 अपॉन इसके रेस्पेक्ट में, पहले मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया पार्शियल, तो x 1 के रेस्पेक्ट में, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, dx डैश अपॉन dt। अब स्टूडेंट्स देखें, ये dt ही क्यों लिया, ऐसा समझ लीजिएगा कि ये x डैश t का फंक्शन है। क्या है, x डैश t का फंक्शन है, तो x x1 जो है वो t का फंक्शन है। तो कैसे करके डिफाइंड है, इसको लिए ऐसे करके लिख दिया, ये t का फंक्शन है। और ये फंक्शन कैसे करके डिफाइंड है, मैंने कह दिया 2t माइनस 3, ऐसे करके डिफाइंड है। तो x डैश को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तभी तो dx डैश अपॉन dt, और यहाँ पर d ओवर dt, और ये 2t माइनस 3 क्या हो जाएगा, dx डैश ओवर 1 ओवर dt इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएशन आ गया। तो ये क्या रहे होंगे, ये t के फंक्शंस रहे होंगे। अभी तो हमें यहाँ पर तो गिवन नहीं है कि इसके फंक्शन है, हमने कह दिया t के फंक्शन है, तो t के रेस्पेक्ट में हमने ले लिया। हमने कह दिया थीटा के फंक्शन है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता था। तो इसीलिए ये जो है हमारे पास में किसी एक पैरामीटर के फंक्शंस होंगे, तो वो हम क्या कर लेंगे, उसी पैरामीटर के फंक्शंस के उसी के रेस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखें आगे फिर क्या हुआ, ये हमारे पास में तो देखें ये dt नहीं लिखा गया, कहीं लिखा गया ये dt, देखें यहाँ पर ये। फिर क्या करेंगे, डेल x डैश 1 अपॉन डेल x इसके 2 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और dx 2 प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन करें किसका, x डैश 1 का किसके रेस्पेक्ट में, x n के रेस्पेक्ट में, तो dx n ये लिख दिया। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसका करेंगे, dx डैश 2 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल x डैश 2 अपॉन डेल x किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले 1 के रेस्पेक्ट में, और 1 के रेस्पेक्ट में ही इस x1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्लस डेल x डैश 2 का डिफरेंशिएशन डेल x 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अब हम इस x2 का डिफरेंशिएशन करेंगे जो है, तो प्लस यहाँ लिख दिया डेल x डैश 2 अपॉन डेल x n dx n। यहाँ तो स्टूडेंट्स देखें ये डिफरेंशिएशन आएंगे। अब मैं इस फंक्शन का, ये फंक्शन क्या है, x डैश i, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो dx डैश i इज इक्वल टू डेल x डैश i अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में। फिर dx1 लिखेंगे, डेल x डैश i, ये i है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइएगा, i अपॉन डेल x इस 2 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे,
इस फंक्शन का यही तो फंक्शन हमने ये एफ लिखा है, इस एफ का क्या करेंगे, इस एफ का क्या करा हमने, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। तो एक्स डैश आई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करा x2 के रेस्पेक्ट में, और x2 का जो है वो हम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसका भी ये फंक्शन होगा, प्लस डैश 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 अप टू डेल एक्स डैश आई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे डेल एक्स एन के रेस्पेक्ट में, और एक्स एन का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके रेस्पेक्ट में जिसका भी ये फंक्शन होगा। अब मैं आपके लिए देखो इसे रब कर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स बस टेंसर कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इंसान ही पढ़ता है इसके लिए, और बस मेरे साथ लगे रहिएगा। मैं आपके लिए टेंसर इतना इजी बना दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि टेंसर जो जैसा सब्जेक्ट जो है वो इतना इजी हो सकता है। अब आगे देखें, अब मैं ये वैल्यूज़ के लिए अब इसके लिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, टोटल डिफरेंशिएशन डी एक्स डैश एन। तो डी डेवर एक्स डैश एन अपॉन किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, सबसे पहले x1 के रेस्पेक्ट में करूँगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, और फिर इस x1 का डिफरेंशिएशन करूँगा जिसका भी ये फंक्शन होगा, प्लस डेल एक्स डैश एन अपॉन डेल एक्स टू डी एक्स टू प्लस डेल एक्स डैश एन एन के रेस्पेक्ट में जो है वो क्या करूँगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा, और इस एन का जिसका भी ये फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप कि ये तो मैंने आपके लिए क्या कर दिया, सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मैंने करके दिखा दिया। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये देखें कि इन जनरल लिखना चाहते हैं, तो इन जनरल स्टूडेंट्स देखें इस टर्म को लेकर के लिखते हैं, डी एक्स डैश आई इक्वल टू। अब मैं स्टूडेंट्स देखें इस टर्म को देखें, मैं यहाँ पर फिर से उतार लेता हूँ, डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स वन डी एक्स वन प्लस डेल एक्स डैश आई डेल एक्स टू डी एक्स टू प्लस अप टू डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स एन डी एक्स एन। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि ये जो मैंने इसके लिए लिखा तो कहीं पर ये x1 x2 ये कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर कहीं पर xj भी कंपोनेंट होगा। क्या होगा, xj कंपोनेंट होगा। तो xj का कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा, डेवर x डैश आई ओवर डेवर xj, तो dxj। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसके लिए समेशन का यूज करके क्या देखो, तो मैं आपको दिखाऊं, देखें ये वैल्यू सब जगह सेम है, क्या चेंज हो रहा है, ये देखो 1 1, ये 2 2, ये देखें जे जे, और ये एन एन। तो ये जो वैल्यू चेंज हो रही हैं ये वैल्यूज ही स्टूडेंट्स क्या हैं हमारे पास में, ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो इनको क्या कर सकते हैं, डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स जे डी एक्स जे, और जे की वैल्यू 1 से लेकर के n तक ले लें।
तो अगर किसी भी टर्म में, एक स्टूडेंट से एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी टर्म में कोई जो सफिक्स है वो रिपीट हो रहा है तो वो सफिक्स हमारा क्या कहलाएगा, डमी सफिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, डमी सफिक्स 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ जे हो गया, ये एन हो गया। तो डमी सफिक्स जो है वो मैंने यहाँ पर ये जे ले लिया तो जे की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। और ये स्टूडेंट्स डी एक्स डैश आई, और समेशन कन्वेंशन से जो है, आइंस्टीन के समेशन कन्वेंशन से इसके लिए क्या करा जा सकता है, सिग्मा नोटेशन को ड्रॉप किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स डी एक्स डैश आई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डेल एक्स डैश आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डी एक्स जे, वेयर j इक्वल टू 1 to अप टू n तक लिया गया। तो स्टूडेंट्स देखें, ये तो हमारे पास में यहाँ जो है वो, अगर मैं देखें आपके लिए दिखा रहा हूँ कि i की वैल्यू 1 to अप टू n, अब मैं i की वैल्यू 1 ले लूँ, i की वैल्यू 1 ले लूँ और j की वैल्यू भी क्या करी जा सकती है, 1 2 3 अप टू n तक। तो देखें क्या करा जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में i की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश 1 इक्वल टू डेवर एक्स डैश आई, आई की वैल्यू क्या ली 1 अपॉन डेवर एक्स जे, जे की वैल्यू क्या ली 1 और डी एक्स 1, ये वैल्यू आ गई। प्लस अब मैं i की वैल्यू 1 ही लूँ, डेल एक्स डैश 1 अपॉन डेल एक्स जे, जे की वैल्यू क्या लूँ 1 से लेकर के i की वैल्यू a की वैल्यू रखूँ, तो फिर अब तक पुट करूँ तो मैं क्या कर दूँ, पुट कर दूँ डेल एक्स डैश 1, i की वैल्यू 1 ही पुट की गई अपॉन डेल एक्स जे, जे की वैल्यू 2 पुट कर दी गई, डी एक्स 2, अब i की वैल्यू 1 ही पुट करी, डेल एक्स डैश आई, देखें इसके लिए डी एक्स डैश 1, i की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो i की वैल्यू 1 लेकर के मैंने क्या कर दिया, डेल एक्स डैश 1 अपॉन डेल एक्स जे, जे की वैल्यू 1, फिर डी एक्स 1 प्लस अब हमारे पास में ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि डेल एक्स डैश 1 अपॉन डी एक्स जे की वैल्यू क्या लूँगा, आप 2 लूँगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स n तक वैल्यू ले लूँगा जे की और i की वैल्यू 1 रखूँगा, तो मेरे पास ये मिल जाएगा। जब i की वैल्यू 2 लेकर के j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक पुट करूँगा तो मेरे लिए ये मिल जाएगा, और i की वैल्यू n लेकर के i की वैल्यू n ले ली जाए तो मेरे पास में i की वैल्यू क्या ले लूँ, n ले लूँ, i की वैल्यू n ले लूँ और j की वैल्यू क्या करूँ, 1 से लेकर के n तक पुट करूँ, तो ये मेरे पास में टर्म देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा तो मैं देखो लेकर के दिखा रहा हूँ आपके लिए। i क्या ले रहा हूँ मैं, i इक्वल टू n ले रहा हूँ और j की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक ले रहा हूँ। तो देखो डी एक्स मेरे पास यहाँ पर ले रहा हूँ, डी एक्स 1 आई की वैल्यू क्या ली n, देखें डेवर एक्स डैश 1 डेवर एक्स डैश आई क्या है 1, n लिया गया है n अपॉन डेवर एक्स जे की वैल्यू क्या ली, पहले 1 ली 1 डी एक्स 1 क्योंकि जे की वैल्यू 1 ली गई है, प्लस अब i की वैल्यू तो n ही ली गई है तो डेल एक्स डैश n अपॉन डेल एक्स, अब क्या ले ली जाएगी, जे की वैल्यू
2 ले ली जाएगी। डेल एक्स 2 और डी एक्स 2 प्लस, अब जे की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, 3 ले लूँ और आई की वैल्यू एन ही रखी जाएगी। तो डेल एक्स डैश एन अपॉन डेल एक्स 3 डी एक्स 3, क्योंकि जे की वैल्यू 3 ली गई तो जे की वैल्यू 3 यहाँ 3 यहाँ, अप टू प्लस डेल एक्स डैश एन अपॉन डेल एक्स, जे की वैल्यू एन ले ली, डी जे की वैल्यू एन ले ली तो एन और एन यहाँ डी एक्स एन डी डेल एक्स एन के रेस्पेक्ट में कर दिया। और ये तो देखें स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म पूरी यही तो टर्म रखी हुई है, तो ये मैंने लिख करके दिखा दिया, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्या कहलाई हमारे पास में, ये तो हियर इट इज ट्रांसफॉर्मेशन of differentiation स्टूडेंट्स, एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने x डैश 1 इक्वल टू x डैश 1 x1 x2 अप टू xn लिया है, ऐसे ही x डैश 2 इक्वल टू x डैश 2 इक्वल टू x1 x2 अप टू xn लिया है। तो ये x1 x2 अप टू xn, x1 x2 अप टू xn should be single valued continuous एंड डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबल का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसके हर पॉइंट पर x1 के हर पॉइंट पर, x2 के हर पॉइंट पर, जैसे x1 x2 जो है वो इस तरीके से डिफाइन कर लिया मैंने, जैसे मैंने कह दिया कि x1 इक्वल टू जो है 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर प्लस सपोज करिए -9 लिख दिया। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि अगर टी की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूँ, टी की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूँ तो एक्स डैश 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या हो गया, एक्स डैश इज अनडिफाइंड। कैसा हो गया, अनडिफाइंड हो गया, डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए, x1 x2 अप टू xn सारे कैसे होने चाहिए, जो है वो हमारे पास में कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस होंगे तो वो डिफाइंड होंगे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे x डैश इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2t प्लस 3, इस तरीके से ये ऐसे करके यहाँ पर ये हो सकता था टी स्क्वायर माइनस 9 x1 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 भी रखूँ तो 3 स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट क्या आ रहा है, एक्स डैश की वैल्यू 0 आ रही है, ये अनडिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर पता चल रहा है ये क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर देखें आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं
कि जैसे x1 ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये आ गया, और सपोज करो यही होता फंक्शन t + 2 और मैं t की वैल्यू 2 पुट करता तो x1 2 = क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो x1 की वैल्यू ±2 हो जाती। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 वैल्यूज हो गई, सिंगल वैल्यूड कहाँ रहा। तो x1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, x1 x2 x3 अप टू xn की वैल्यू क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूज कंटेन करने चाहिए। तो और फिर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज पर x1 x2 अप टू xn ये सब क्या होना चाहिए, जो है वो अगर x1 का ग्राफ प्लॉट किया जाए, f1 का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो प्रत्येक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जाए। अगर किसी कर्व में जैसे x1 की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x है तो मॉडुलस ऑफ x के लिए ग्राफ तो हमारे पास में ये आता, तो ये x = 0 पर हमारे पास में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x = 0 पर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, यहाँ एक टेंजेंट, तो किसी पॉइंट पर एक से अधिक अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी तो डेट फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस। सो दीज कंपोनेंट्स शुड बी सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये सारा बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। ये जो मेरे पास में आया, ये जो टर्म आई वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो ये आप लोगों को देख करके ये लगे कि मैंने आपके साथ लिए समझाने के लिए मेहनत की है, तो इतना तो राइट आपसे मेरा कहने का ये बनता है कि प्लीज़ मेरे चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स द्वारा मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं आपके लिए वो आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो बना करके उसको किसी ना किसी वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम होगी उस पर मैं क्या कर दूंगा, सलूशन दे दूंगा उस चीज़ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।